A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 29th November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Questionable Criterion. देखो, questionable का मतलब होता है doubtful कह सकते हो जिसको आप, या disputable जिसका मतलब होता है विवादास्पद. Criterion का मतलब होता है मेजर, मतलब एक विवादास्पद. मेजर का मतलब हो गया मापदंड, यानी एक ऐसा मापदंड जो कि विवादास्पद है. The SC सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन आस्किंग, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा है और सुप्रीम कोर्ट उस सवाल पूछने में बिल्कुल ठीक है. फॉर बेसिस ऑन विच, किस आधार पर सेंटर ने फिक्स्ड इनकम लिमिट फॉर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा, यानी ईवीएस कैटेगरी के अंदर जो भी कम्युनिटी आती है उनको किस आधार पर, मतलब लिमिट क्या इनकम के आधार पर उनको ये कोटा दिया जाएगा. तो ये अपने आप में एक क्वेश्चनेबल क्राइटेरियन है, यानी कि ये विवादास्पद एक मापदंड है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से इस बारे में सवाल पूछा है और इसके लिए क्या मांगा है, इसके लिए आधार मांगा है कि किस आधार पर आपने ये ईवीएस कोटा डिसाइड किया है. द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ईवीएस कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि हमारा उच्च न्यायालय है इंडिया का, तो उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन उठाए हैं, सवाल उठाए हैं अबाउट द क्राइटेरिया, कि जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है फॉर आइडेंटिफाइंग का मतलब इस बात का पता लगाना, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक, वीकर मतलब कमजोर, सेक्शन मतलब समुदाय, यानी वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जिनको EWS कैटेगरी के अंदर रखा है, तो किस आधार पर उनको वो क्राइटेरिया दिया गया है, कौन से क्राइटेरिया के तहत उनको इस पर्टिकुलर EWS कैटेगरी के अंदर उनको शामिल किया गया है. फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग, और इसका जो पर्पस है, जो EVS का जो पर्पस है, उसका जो एक उद्देश्य है, ग्रांटिंग अलाउ करना, रिजर्वेशन आर क्वाइट अपोसाइट का मतलब एप्ट, मतलब बिल्कुल उचित है. यानी कहीं ना कहीं ये जो EWS की अगर बात की जाए तो उसके तहत जो रिजर्वेशन दी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से सवाल पूछे हैं कि किस क्राइटेरिया के तहत, किस मापदंड के तहत आपने ये जो EVS का कोटा डिसाइड किया है, तो इसके ऊपर सवाल उठाए कि कौन सा आपने क्राइटेरिया यूज किया, कौन सा आपने मापदंड यूज किया है. तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो सवाल पूछना है सेंटर से, वो अपने आप में जायज है, बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल उचित है. फेस्ड विद शार्प क्वेश्चंस, यानी फेस्ड विद शार्प क्वेश्चन, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो EWS का कोटा सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसको बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा, दैट इट कुड नॉट आंसर सेटिस्फैक्टरली. और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सभी सवालों का जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो सवाल पूछे, इसका एक सेटिस्फैक्टरी, एक संतोषजनक इसका जवाब नहीं दे सकी सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑब्टेन्ड टाइम टू रिकंसिडर द क्राइटेरिया, और इस वजह से अभी, क्योंकि अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो उचित जवाब नहीं है जिसको वो सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके, और इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट को क्या करना हुआ, हैज ऑब्टेन्ड. तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या लिया, ऑब्टेन का मतलब रिसीव करना, टाइम समय लिया टू रिकंसिडर, कि वो दोबारा से इस जो क्राइटेरिया है, जो ये मापदंड है जिसके तहत रिजर्वेशन दी जाती है, तो उस क्राइटेरिया को दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा, उसको दोबारा से विचार किया जाएगा. स्पेशली खास तौर पर द इनकम नॉर्म, यानी खास तौर पर EWS की बात की जाए तो आय के आधार पर उसको किया जाता है, दैट ओनली दोज फ्रॉम ए फैमिली, और खास तौर पर ये जो EWS का जो क्राइटेरिया है वो उस फैमिलीज को दिया जाता है विच विद एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, मतलब जिस पर्टिकुलर फैमिली की जो एनुअल इनकम है, जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम है, कैन अवेल ऑफ 10% रिजर्वेशन, और उसको वो 10% का रिजर्वेशन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू EWS कोटे के हिसाब से अगर बात की जाए. तो जिस फैमिली का 8 लाख से नीचे का जो
पूरा 8 लाख से नीचे है पूरा का पूरा एनुअल इनकम, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उनको वो 10% जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो उनको मिल सकता है। ईयर मार्क्ड का मतलब रिजर्व्ड फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और मतलब वो फैमिलियों के लिए क्या है 10% जो रिजर्वेशन है उसको क्या किया गया, रिजर्व किया गया, और वो पर्टिकुलर फैमिली जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम आती है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इट इज नाउ ए सेटल्ड प्रिंसिपल, सेटल्ड का मतलब स्थापित हो जाना, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। तो ये अभी एक ऐसा सिद्धांत है जो कि स्थापित हो चुका है, दैट क्वांटिफिएबल डाटा, क्वांटिफिएबल डाटा मतलब वो डाटा जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर मतलब क्वालिफाई करता है, एंड प्रूफ ऑफ ए डिटेल स्टडी आर रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई। और कहीं ना कहीं इस ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अंदर जितना भी डाटा आता है जिसके तहत मतलब क्या आता है, या प्रूफ आता है जिसके तहत क्या किया जाता है, इस बात को जस्टिफाई किया जाता है कि किसको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखना है, किसको ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डिटेल स्टडी, एक मतलब एक पूरी एक स्टडी होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए टू जस्टिफाई, जिससे कि इस बात को न्याय संगत किया जा सके, एनी कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन, कि किस कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखना है, एज वेल एज द इनकम नॉर्म्स, और साथ के साथ इनकम नॉर्म्स है जो आर्थिक एक आधार माना गया है उसको भी क्या किया जाना चाहिए, उसकी स्टडी होनी चाहिए, जिससे कि इस बात को डिटरमिन किया जा सके, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके विच सेक्शन गेट्स इट, कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को, किस पर्टिकुलर समुदाय को ये ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक उचित हमारे पास आंकड़े होना चाहिए, और उसी के तहत मतलब क्या किया जा सकता है, किस पर्टिकुलर सेक्शन को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलना चाहिए और किसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। जब हमारे पास ऑथेंटिक डाटा होगा तभी हम इस चीज को क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर सकेंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो उसके बाद आपने आस्किंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरंड है, V1 प्लस आईएनजी जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। फोर भी आपका प्रेपोजिशन है, और उसके बाद फिर आपने आइडेंटिफाइंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरंड है। कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने यूज कर लिया आंसर जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। प्रिंसिपल आपका नाउन हो गया, और सेटल्ड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। यहाँ पर आर रिक्वायर्ड बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। देखते हैं इन दिस बैकड्रॉप, यानी इस पृष्ठभूमि पर, इन दिस बैकड्रॉप यानी पीछे का जो एक एक्सपीरियंस को लेते हुए इस पृष्ठभूमि पर, इट इज लॉजिकल, ये तर्क संगत है, दैट द कोर्ट वुड वांट, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने चाहा है, टू नो, यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानना चाहती है, वेदर देयर वाज एनी स्टडी, कि मतलब जब इस ईडब्ल्यूएस को डिसाइड किया गया तो कोई पर्टिकुलर कोई अध्ययन किया गया था, बिफोर दिस सेंटर प्रेस्क्राइब द नॉर्म्स फॉर आइडेंटिफाइंग ईडब्ल्यूएस, यानी जब सेंटर ने इस ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को क्या किया था, प्रेस्क्राइब किया था, रेकमेंड किया था, सुझाया था, तो क्या उस टाइम कोई एक प्रॉपर स्टडी हुई थी बेनिफिशरीज की बेनिफिशरी जिनको वो ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलना था, क्या उन लोगों के बारे में कोई एक प्रॉपर स्टडी हुई थी, बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स, किन सूचकांकों को ध्यान में रखा गया था, ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, मतलब जिन लोगों को, क्योंकि जो लोग इकोनॉमिकली वीक है उन्हीं को ये ईडब्ल्यूएस का क्या दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानना चाहती है कि सेंटर ने जब इस बात को प्रेस्क्राइब किया था कि ईडब्ल्यूएस का कोटा दिया जाएगा, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन सारे के सारे इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखकर ये कोटा डिसाइड किया था। तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से किए हैं। द इंक्वायरी बाय दी 3 जज, और इस वजह से मतलब क्योंकि ये अपने आप में एक डिस्प्यूटेबल मेजर बना हुआ है, एक विवादास्पद एक मापदंड बना हुआ है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक 3 जजेस का एक बेंच बनाया, इज नेसेसरली सर्कमस्क्राइब्ड का लिमिटेड,
by the fact that the validity of 103 are यानी 130वां कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक अमेंडमेंट्स के तहत अगर बात की जाए, थ्रू विच EWS कोटा वाज इंट्रोड्यूस इन 2019 इज बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और अगर बात की जाए तो तीन जजेस का जो एक बेंच डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस बात से सर्कमस्क्राइब का लिमिटेड है, क्योंकि 103 वह जो संवैधानिक जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत EWS कोटे को इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 के अंदर, और इस बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और अब फिलहाल वो जो 103वां जो संवैधानिक जो एक क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, सुधार किया गया था, वो अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है। यानी क्योंकि अब जो संवैधानिक जो पीठ है उसके सामने है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर कि जो कोटा डिसाइड किया गया था क्या वो प्रॉपर स्टडी के आधार पर किया गया था या नहीं। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसी डिस्प्यूट को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल पूछे हैं और 3 जज का एक बेंच बैठाया, जिससे कि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड किया गया EWS का, क्या वो उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसाइड किया गया है या नहीं। इन द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स, और ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, द बेंच, ये 3 जजों का जो बेंच है, इज कंसिडरिंग, वो इस बात को विचार कर रही है, द वैलिडिटी ऑफ 20% 27% कोटा, कि मतलब ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो बेंच है, जो पीठ है, वो इस बात को कंसिडर कर रही है कि जो 27% जो कोटा है फॉर ओबीसी के लिए जो मतलब जो 27% कोटा है ओबीसी के लिए, एंड 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और उसमें 10% अगर बात की जाए तो यानी 27% कोटा ओबीसी के लिए है और 10% कोटा EWS की कैटेगरी में आने वाली समुदाय के लिए है। इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा of seats in medical admissions throughout the country। और ये जो मतलब अगर बात की जाए 27% अगर बात करते हैं हम तो ओबीसी के लिए, और 10% अगर बात करते हैं ये हमारा EWS के लिए डिसाइड किया गया है ऑल इंडिया कोटा के तहत। जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन लेना होता है तो उनको इस पर्टिकुलर चीज का फायदा मिलता है। अगर जो भी स्टूडेंट EWS कैटेगरी के अंदर आएंगे तो उनको 10% कोटा मिला है, यानी 10% लोग ऐसे होंगे जिसको EWS का फायदा लेकर वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन ले सकते हैं। इट हैज क्लैरिफाइड, और बेंच ने इस बात को साफ साफ कर दिया है, दैट इज नॉट एग्जामिनिंग एनी पॉलिसी इशू, कि उसने साफ साफ इस बात को साफ साफ बोल दिया है कि जो बोर्ड है वो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि वो किसी भी पॉलिसी इशू को लेकर उसको एग्जामिन नहीं करी है, मतलब कि कोई भी पॉलिसी है उसके अंदर क्या डिस्प्यूट्स है उसको एग्जामिन नहीं कर रही है, बट वॉन्ट्स टू डिटरमाइन। लेकिन बेंच इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है, डिटरमिन करना चाहता है, क्या डिसाइड करना चाहता है क्या, इफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट हैव बीन कंपाइल्ड विद, क्या वो संवैधानिक जो एक रिक्वायरमेंट्स थी, जो जरूरतें थी जिसके तहत EWS के क्या करना था, उस कोटे को डिसाइड करना था, क्या उनको कंप्लाई किया गया है, क्या उनका पालन किया गया है। कंप्लाइड का मतलब होता है, कंप्लाइड विद मतलब पालन करना, अबाइडेड बाय, कंप्लाई अपने साथ विद लेकर चलता है, अबाइडेड अपने साथ बाय लेकर चलता है। तो क्या वो संवैधानिक जो जरूरतें थी EWS को डिसाइड करते वक्त क्या उनका पालन किया गया या नहीं किया गया, ये साफ साफ बात उस 3 जो बेंच जो जज हैं उसने क्या किया, इस बात को यानी इस बात को सुनिश्चित करना चाहा। द इनकम क्राइटेरियन, देखो क्राइटेरिया वैसे प्लूरल होता है, क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है, यानी जो इनकम का जो मापदंड है इज अनडाउटेडली, निसंदेह, इज अनोमलस। अनोमलस का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनकम्पैटिबल, जो न्याय संगत नहीं है, इनकम्पैटिबल है एस्पेक्ट ऑफ EWS कोटा, यानी कहीं ना कहीं जो इनकम को जो आधार माना गया है, इनकम को जो आधार माना गया है EWS कोटे के हिसाब से वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, राइट। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट।
देखते हैं। टू नो आपका हो गया इन्फिनेटिव केस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। इज सर्कमस्क्राइब्ड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। वॉज इंट्रोड्यूस्ड, भी आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज क्लैरिफाइड, हैज के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। एन एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख, मतलब जो वार्षिक आय अगर 8 लाख से, मतलब जो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या डिसाइड किया गया था, एक लिमिट डिसाइड की गई थी 8 लाख कैटेगरी के अंदर। 8 लाख जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी, 8 लाख या 8 लाख से कम होगी, तो उसको तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन 8 लाख से ऊपर अगर होगी, उससे परे होगी, विच एन ओबीसी फैमिली वुड फॉल, यानी वो सारी की सारी ओबीसी फैमिली अदर बैकवर्ड क्लास जो कि 8 या 8 लाख से कम होगी, तो उनको वो कोटा मिलेगा। लेकिन वो फैमिली जो कि 8 लाख से जिनका वार्षिक आय ज्यादा है, विल फॉल अंडर द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर आप कह सकते हो उन पर्टिकुलर फैमिलीज के लिए किया जा सकता है जो वेल टू डू होते हैं, वेल ऑफ होते हैं। वेल ऑफ का मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं, उस कैटेगरी के अंदर उनको क्या किया जाएगा, उनको काउंट किया जाएगा, उस कैटेगरी के अंदर उनको ट्रीट किया जाएगा। एंड विल बी डिनाइड रेजर्वेशन, डिनाई का मतलब मना कर देना, और उनको किसी भी तरीके का कोई रेजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए 27% डिसाइड किया गया है ओबीसी के लिए, लेकिन अगर ये 27% जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ उन फैमिलीज को मिलेगा जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। लेकिन 8 लाख से ज्यादा जिसका भी एनुअल इनकम होगा, तो वो उनको इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। द सेम इनकम फिगर इज बीइंग यूज्ड एज सीलिंग फॉर द आइडेंटिफाइंग ईडब्ल्यूएस, और सेम ही क्राइटेरिया, यानी ओबीसी के लिए भी 8 लाख का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 8 लाख का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। सीलिंग का रेंज, ओके, यानी ओबीसी के लिए भी 8 लाख का ही क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही फिगर डिसाइड किया गया है, जिसके तहत इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर फैमिली जो 8 लाख से कम है, तो उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा, और जिसका एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द मूट क्वेश्चन, मूट का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद क्वेश्चन, सवाल, मतलब एक मतलब विवादास्पद सवाल ये है, इज वेदर those who do not face the impediments that come with the social and educational backwardness can be equated with the those who do। अब क्वेश्चन ये आता है कि मतलब एक आपने एक इनकम का एक स्टैंडर्ड आपने डिसाइड कर लिया कि 8 लाख से कम वालों को आप बेनिफिट्स देंगे और 8 लाख से ज्यादा वालों को बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो ये विवादास्पद सवाल तो ये है कि इस वेदर दोज हु डू नॉट फेस, कि वो लोग जो किसी भी तरह का सामना नहीं करते इम्पेडिमेंट्स का मतलब ऑब्स्टेकल, बाधाएं, दैट कम विद सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। क्योंकि जनरली अगर बात की जाए, जो सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, कैन बी इक्वेटेड विद दोज हु डू। इट मीन्स यहाँ पे दो कैटेगरीज की बात की गई है। एक कैटेगरी ऐसी जो मतलब किसी भी तरह का सोशल या एजुकेशनल बैकवर्डनेस को फेस नहीं करता, उसका सामना नहीं करता, उनके सामने ऐसी दिक्कतें नहीं आती है। और एक कैटेगरी ऐसी जिनको सामाजिक और ये जो शैक्षणिक जो पिछड़ापन है उसका सामना करना पड़ता है। कैन बी इक्वेटेड, क्या इन दोनों कैटेगरीज को इक्वेट किया जा सकेगा, क्या इन दोनों श्रेणियों को क्या किया जा सकेगा, बैलेंस किया जा सकेगा, क्या इनको अलग किया जा सकेगा, क्या इनके बीच में कंपैरिजन किया जा सकेगा। बैकवर्डनेस का मतलब हो गया पिछड़ापन, जिसको आप मस्टीनेस बोल सकते हैं। तो यानी एक कैटेगरी वो जो कि सामाजिक और जो शैक्षणिक जो पिछड़ापन होता है उसको सामना करते हैं, और एक वो कैटेगरी जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामना नहीं करते हैं। तो क्या इन दोनों कैटेगरीज को अलग किया जा सकेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
हाउएवर, हालांकि द करेंट प्रोसीडिंग्स, लेकिन जो फिलहाल ये जो प्रक्रिया चल रही है, विल ओनली डिसाइड, ये सिर्फ इस बात को डिसाइड करेगा, द वैलिडिटी ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन एडमिशंस अंडर ऑल इंडिया कोटा। लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा को ध्यान में रखकर क्या किया जा रहा है कि क्या किन स्टूडेंट्स को एडमिशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किन को नहीं मिलना चाहिए। दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीसी कोटा इन AIQ only brings the admission norms in line with the prevailing policy। और मतलब ओबीसी को इसमें जो शामिल किया गया था अदर बैकवर्ड क्लास को, सिर्फ इसी कोटे के तहत, मतलब इसी चीज के तहत इनको ओबीसी को ऑल इंडिया कोटे के अंदर इसको शामिल किया गया था, जिससे कि जो एडमिशन की नॉर्म्स है, यानी ओबीसी की कैटेगरी में आने वाले जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको क्या करना, यानी उनको क्या किया जा सकता है, इस प्रिवेलिंग का मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसी के तहत उनको, यानी जो स्टूडेंट्स मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस का क्या जो कोटा डिसाइड किया गया ओबीसी को, वो कोटा उनको मिल सकता है और वो अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल टू एडमिशंस, लेकिन ये जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया गया है ये सिर्फ एडमिशन तक ही सीमित है। डन सेपरेटली बाय यूनियन स्टेट गवर्नमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, राइट, या यूनियन गवर्नमेंट है, तो वो क्या करती है, जो यूनियन गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट के खुद के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ये एप्लीकेबल है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, राज्य सरकार की अगर बात की जाए, उनके जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ये जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन के लिए, वहां पर ये एप्लीकेबल है। बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज ईयर्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट, लेकिन ये मतलब इम्प्लीमेंटेड नहीं किया गया ऑल दीज ईयर्स फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट, लेकिन इसको ऑल इंडिया कोटा सीट के तहत इसको इंक्लूड नहीं किया गया। दिस पूल इज फॉर्म्ड, और ये जो पूल बनाया गया, ये जो क्राइटेरिया बनाया गया, फॉर्म्ड बाय सरेंडर 15% ऑफ अंडर ग्रेजुएट सीट्स। और जितने भी अगर बात की जाए यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो उनके अंदर 15% जो अंडर ग्रेजुएट होंगे उनको 15% क्राइटेरिया उनके लिए डिसाइड किया गया है। और जो पीजी कोर्स के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आते हैं, तो उनको 50% का क्या दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा, यानी 50% सीट्स उनके लिए डिसाइड की गई स्टेट के द्वारा। यानी जस्ट इमेजिन कर सकते हैं आप, यानी कि हमारे जितनी भी सीट्स हैं उनमें से 15% जो सीट है और वो अंडर ग्रेजुएट के लिए, और 50% जो सीट है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए डिसाइड की गई है, जो कि ओबीसी की कैटेगरी के अंदर आती है और उनको उस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो ये क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि इस तरीके से वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं, बट वो बेनिफिट सिर्फ एडमिशंस के लिए है। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, विल बी डिनाइड, तो विल आपका एक मॉडल वर्ब है और उसके बाद अपनी बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। देखिए, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका इम्पेडिमेंट्स दिया है जो कि आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब शुड अग्री अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट आपका इम्पेडिमेंट जो कि प्लूरल है, तो इसलिए आपने V1 यूज कर लिया, कम यूज किया आपने। विल आपका मॉडल वर्ब है और उसके बाद डिसाइड आपने यूज कर लिया V1 जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट है आपका। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है और उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। was not implemented, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये, और इज फॉर्म्ड ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। द एब्सेंस ऑफ ओबीसी कोटा इन दिस कैटेगरी वाज एन, और मतलब इस कैटेगरी के अंदर ओबीसी कोटा का जो एब्सेंस है, मतलब
जो अगर बात की जाए, जो द एब्सेंस ऑफ ओबीसी कोटा इन दिस कैटेगरी, और इस कैटेगरी के अंदर जो ओबीसी की जो एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, वो एन एनोमेली। अनोमेली का मतलब हो गया एक तरीके से डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब विसंगति, कमी। दैट हैज बीन नाउ रेक्टिफाइड, और उस कमी को क्या कर दिया गया, उस कमी को बिल्कुल सुधार दिया गया है, उसको ठीक कर दिया गया है। द लार्जर इशू, बड़ा सबसे बड़ा इशू ये है, मुद्दा ये है, दैट रिमेन्स वेदर रिजर्वेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉवर्टी एलिवेशन। क्या मतलब जो रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या इसको इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि एज अ पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, एलिवेशन का मतलब होता है इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब उन्मूलन। क्या ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या इसको इस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन मेजर, मापदंड। तो क्या ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि इसके तहत गरीबी को क्या किया जा रहा है, उसका उन्मूलन किया जा रहा है, एक ऐसा मापदंड जिसके तहत गरीबी को हटाया जा रहा है। एंड दोज नॉट वेल ऑफ, यानी वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अमीर नहीं है, बट बिलोंगिंग टू सोशली एडवांस कम्युनिटीज, कैन बी गिवन अ शेयर ऑफ दोज रिजर्वेशन पाए। मतलब वो लोग जो क्या है, जो वेल ऑफ तो नहीं है, यानी ज्यादा पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, सोशली एडवांस कम्युनिटीज, लेकिन वो क्या है, मतलब वो पर्टिकुलर कैटेगरीज के लोग जो कि मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर तो नहीं आते, वो हाईली मतलब एडवांस कम्युनिटी के अंदर आते हैं, जो बड़ी जो जातियां होती है उनके अंदर आते हैं, लेकिन वो अमीर नहीं है। कैन बी गिवन ए शेयर ऑफ रिजर्वेशन पाए, यानी जो लोग ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ओबीसी का तो चलो रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन वो जो लोग ओबीसी के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन वो वेल ऑफ नहीं है, वो पैसे वाले नहीं है, तो क्या उनको भी रिजर्वेशन का हिस्सा मिल सकता है, क्या उनको रिजर्वेशन का हिस्सा मिलेगा? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये जो संवैधानिक बेंच पीठ, शुड रिजॉल्व दिस क्वेश्चन अर्ली, और संवैधानिक पीठ को इस जो मुद्दा बना हुआ है, इस सवाल का जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए। और हर वो इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करता हो, तो उसको उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको बेनिफिट मिलना था लेकिन उसको वो बेनिफिट नहीं मिला, राइट? सो इट वाज वंडरफुल आर्टिकल टुडे, बहुत अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, हैज बीन क्लैरिफाइड, हैज के बाद आपने बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कैन मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी गिवन, तो ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने रिजॉल्व यूज कर लिया, जो कि आपका V1 है। शुड जनरली हम यूज कर लेते हैं जब आप एडवाइस की बात करते हो, और जनरली जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके बाद हम V1 यूज कर लेते हैं, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.